गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। आई होप मेरी आवाज़ और हमारी स्क्रीन आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। यू कैन रेज योर हैंड्स। आप सब लोग अपना हाथ ऊपर खड़ा करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको हम सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो आज का सेशन एक बहुत स्पेशल सेशन है। ये रखा इसलिए गया है क्योंकि हम जानते हैं आप सब लोग अभी बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, सबके दिमाग में बहुत कुछ बातें चलती हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। एवरी स्टूडेंट कैन नॉट बी अ डॉक्टर एंड एवरी स्टूडेंट कैन नॉट बी एन इंजीनियर, ठीक है ना। तो हर बच्चे के अंदर एक अपनी क्वालिटी होती है। कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा होता है और कोई किसी फील्ड में। आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं, ही इज नोन टू बी अ वेरी वेरी फेमस यंग साइंटिस्ट। इनका नाम है डॉक्टर अखिलेश वर्मा। बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी लॉन्ग डिले के मैं इनके बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगी। उसके बाद आप लोग इनसे इंटरैक्ट कर पाएंगे। डॉक्टर अखिलेश वर्मा पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे। ये बहुत कम उम्र में बहुत इन्होंने ख्याति प्राप्त करी है, बहुत यंग साइंटिस्ट बन गए हैं ये। कई नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके नाम आ चुके हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में इनका इंडिया में नाम आया है। तो हम उनसे बात करेंगे और वो आज हमको ये बताएंगे कि एक बच्चे को जब साइंटिस्ट बनना होता है, एक बच्चे को जब कोई रिसर्च करनी होती है, तो उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं बचपन से ही। उसको क्या अपनी सोच रखनी चाहिए, क्या अपनी विचारधाराएं रखनी चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। कोई सब्जेक्ट में अगर वो अच्छा है, इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको रिसर्चर बनना है तो आपको फिजिक्स का ही बनना है, केमिस्ट्री का ही बनना है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं। आज का पूरा सेशन हम इसी बात पर निर्भर करेंगे। और बिना किसी डिले के मैं पहले डॉक्टर अखिलेश वर्मा को वेलकम करना चाहती हूँ। डॉक्टर अखिलेश वर्मा, वेलकम सो मच फॉर टेकिंग सो मच ऑफ वैल्यूएबल ऑफ टाइम टू आवर स्टूडियो। डॉक्टर अखिलेश वर्मा फिलहाल अभी दिल्ली में बेस्ड हैं। ये दिल्ली से आए हैं स्पेशली हमारे साथ आप लोगों से बात करने, क्योंकि बेसिकली वो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। तो जब उनको पता चला कि उत्तराखंड में ही इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उन्होंने अपनी रुचि दिखाई यहाँ पर आकर आप लोगों से बात करने की। क्योंकि जो कठिनाइयाँ इनको आज ये पोस्ट पे आने में लगी हैं, वो आप लोगों को ना हो, आप लोगों का रास्ता ये दिखा पाए आप लोगों को उस रास्ते पे चलने के लिए, तो आज ये आपको उसके लिए भी हेल्प करेंगे। इन्होंने अपनी स्कूलिंग 10th और 12th रुड़की से ही करी है। जी सर, रुड़की से, हाँ ठीक है। इन्होंने अपनी बीटेक और एमटेक इन्होंने अपनी बहुत सारी जगह है जिसमें इन्होंने सहारनपुर, चंडीगढ़ से इनकी एमटेक है। और फिर इन्होंने पीएचडी करी है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। आज ये दिल्ली में काम करते हैं भूमि एंटेक कंपनी में, और ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेंटोर भी हैं। सो ही इज एसोसिएटेड, वो अपने इंडिया का भी नाम रोशन कर रहे हैं कैलिफोर्निया में। ही इज ट्रीटिंग एज अ मेंटोर ओवर देयर। तो सर को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत कम उम्र में सर ने लिया है। एक इंडियन पेटेंट है सर का 5G एंटीना पे। 10 इंटरनेशनल जर्नल्स इन्होंने करे हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल जर्नल तक करी हैं। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर अखिलेश वर्मा से। डॉक्टर अखिलेश वर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैडम। आपको बच्चों से बात करने का मौका मिलेगा, तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं बच्चों को, और उसके बाद आप हमारे बच्चों से बात भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। सर, उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी। वेलकम सर, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैडम फॉर काइंड इंट्रोडक्शन और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे प्लेटफॉर्म पे टू वे कम्युनिकेशन एक्चुअली। इससे पहले काफ़ी कॉन्फ्रेंसिस में और एक्सपर्ट सेशन चलते रहते हैं कहीं इंडस्ट्रीज़ में और यूनिवर्सिटीज़ में, बट स्कूल लेवल पे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और जब मुझे पता चला, मैडम ने मुझे बताया कि एक इनिशिएटिव ये चल रहा है उत्तराखंड में, गवर्नमेंट स्कूल से कनेक्ट कर रहे हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि बच्चों को आगे भविष्य के लिए उनको रास्ता दिखाया जाए कि उनको खुद से कैसे प्रिपेयर करना है आगे के लिए। तो ये इंटरेस्ट मुझे लेके आया कि मैं इन बच्चों से कनेक्ट होऊं और उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जो
स्ट्रगल मैंने किया है और वहाँ तक पहुँचने में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स के काम आए, जिससे कि उनका वो जो संघर्ष है वो कम हो जाए एक्चुअली। तो मैडम ने बता ही दिया है मेरा इंट्रोडक्शन। तो अभी मैं दिल्ली में एक कंपनी में सीनियर इंजीनियर की पोजीशन पे हूँ और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो एयर फोर्स के लिए प्रोजेक्ट्स करती है। तो हम फाइटर प्लेन्स हैं उनके लिए हम रेडार डिज़ाइन करते हैं और मिसाइल्स जो गाइडेड मिसाइल्स हैं उस पे भी काम होता है। तो रेडार और ट्रांसमीटर और रिसीवर पे बेसिकली काम चलता है। तो उसमें मेरा जो वर्क है वो रेडार के जो सेक्शंस हैं उस पे डिजाइनिंग का काम है। और अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मैडम ने बताया कि वहाँ पे मेंटोर भी हूँ। तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को मैं गाइड करता हूँ, उनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करता हूँ एक्चुअली। और कैलिफोर्निया में ही एक कंपनी है रासॉफ्ट, वहाँ पे सीनियर एंटीना इंजीनियरिंग साइंटिस्ट की भी पोस्ट पे हूँ। तो वहाँ पे भी एक अलग एक्सपीरियंस चल रहा है। तो डिफरेंट जॉब्स और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए जिससे कि एक्सपीरियंस और एनहेंस हो सके और बढ़ सके। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको एक डायरेक्शन में नहीं, बहुत डायरेक्शंस में काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। ठीक है? तो मुझे आज आपसे यही एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपके लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं 12th क्लास के बाद, आप क्या-क्या कर सकते हो। ठीक है? तो वही मुझे रास्ता आज आपको दिखाना है यहाँ पे आके। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने टाइटल जो लिखा है इसमें हाउ टू बिकम ए साइंटिस्ट इन इंडिया। ये इंडिया मैंने टाइटल डाला है बट आप फॉरेन में भी साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है? जैसे कि नासा अगर आपने सुना है। इंडिया में इसरो है, डीआरडीओ है और बहुत सारे रिसर्च लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकते हो। बट साइंटिस्ट आप बाहर भी बन सकते हो। ठीक है? हमारे काफ़ी इंडियंस नासा में ज़्यादा परसेंटेज इंडियंस की है। ठीक है? वहाँ के तो लोग हैं लेकिन जो इंडियंस हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसमें। हाउ टू बिकम ए साइंटिस्ट इन इंडिया, सेटिंग द ग्राउंड वर्क आफ्टर 10th क्लास। देखो, कोई भी करियर आप चूज करोगे आफ्टर 12th तो उसको ये नहीं समझना कि हमें 12th क्लास के बाद ही करना है सब। वो आपका अभी से और आज से स्टार्ट होगा। आप 6th क्लास में हो या 7th क्लास में हो, जो भी आपका करियर का मेन स्टार्टिंग है वो 6th और 7th से ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके वो क्वेश्चंस जो प्रिपेयर हो जाते हैं वो 7th और 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो जो भी आपको पढ़ाई करनी है वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं करनी है। आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और आपका विजन क्लियर होना चाहिए और सपने अभी से बनाओ कि क्या बनना है। ये नहीं कि आप 12th क्लास में आ गए और कंप्लीट कर लिया उसके बाद सोचोगे कि मुझे तो ये करना है। नहीं, अभी से स्टार्ट करो कि क्या बनना है। ठीक है? तो वही मैंने इसमें मेंशन किया है कि आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि आपको बायो फील्ड में जाना है या फिर मैथ्स फील्ड में जाना है। ठीक? अगर आप बायो फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे एक अलग फील्ड होती है। मैथमेटिक्स लेते हो तो इसमें एक अलग डायरेक्शन मिलती है कि आपको इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट आप दोनों केस में बन सकते हो, बायोलॉजी लेके भी और मैथमेटिक्स लेके भी। ठीक है? वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपके मैथमेटिक्स पे ज़्यादा स्किल्स अच्छी हैं या फिर बायोलॉजी पे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि स्पेशलाइजेशन इन योर फील्ड। आपको एक फील्ड में अपने आप को और अच्छा करना है। ठीक है? जिसमें भी आप जाना चाह रहे हो, लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड सोशल साइंसेज और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। ठीक है? दूसरी बात, आपके साइंटिस्ट बनने के चांसेस जो सबसे ज़्यादा होते हैं, लाइक जो आपका क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ 12th के बाद ग्रेजुएशन का होता है। ठीक है? ग्रेजुएशन करने के बाद काफ़ी एग्जाम्स होते हैं, फिर उसको आप पास करते हो। उसके बेस पे आप कहीं पे रिसर्च लेबोरेटरी जो होती है वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट अपॉइंट करते हो। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अगर फर्दर स्टडी करते हो, लाइक आपके पास क्या है कि आपने बीटेक की है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की है। ठीक?
उसमें करने के लिए आपको 12th के बाद एग्जाम होता है IIT जी एग्जाम्स, अगर आपने सुना है, JEE, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। उसकी प्रिपरेशन भी आपकी अभी से स्टार्ट होगी 6th और 7th से। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स भी हैं, वो सोचते हैं कि हम उनको 12th के बाद कोचिंग करा देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कोचिंग आपकी अभी से स्टार्ट होगी, आपको खुद से प्रिपेयर करना है, दूसरे पर डिपेंड ज़्यादा नहीं होना है। खुद से जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, स्टडी करोगे, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, ठीक है। तो उसमें आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, अच्छे नंबर से एंट्रेंस को क्लियर करना है, उसके बाद आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। देखो, दो चीज़ें हैं, या तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक, कोई भी कॉलेज होगा वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपकी जो स्किल्स हैं वो बाहर निकल के नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए आपको एंट्रेंस क्लियर करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। जेई जो है आपका, IIT और NIT जो इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपने सुना है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो अच्छी अच्छी इंडिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में जो एडमिशन मिलता है वो IIT का, ये JEE का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करने के बाद इनमें एडमिशन मिलता है। और उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं, जिसकी प्रिपरेशन आपकी 7th और 8th से ही स्टार्ट हो जाती है। आपको ये नहीं सोचना कि 11th और 12th का सिलेबस आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें आपका पूरा सिलेबस आता है। आपके अगर बेस क्लियर है तब आप 10th अच्छे से करोगे, 11th अच्छे से करोगे, 12th अच्छे से करोगे, उसके बाद वो आपका एंट्रेंस क्वालिफाई होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने का एक मेथड, अच्छी जगह से, ठीक है। तो आपको आज से ही अपने सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है कि आपको 10 और 12 लाइन्स और 15 लाइन्स याद करके बस एग्जाम में लिख के आना है, उनको समझ के करना है, ठीक है। तो जब आपका एडमिशन होएगा किसी ग्रेजुएट कॉलेज में होता है, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, 4 इयर्स का कोर्स होता है वो, ठीक है, या BSc करते हो, ठीक। उसके बाद फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती है साइंटिस्ट बनने के लिए, ठीक है। सर इसकी, ठीक है। अब जो अपॉर्चुनिटीज हैं साइंटिस्ट के लिए, ये लिस्ट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे आप साइंटिस्ट बनोगे। फर्स्ट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में DRDO, आपने भी सुना होगा, और देहरादून में भी है ये DRDO, ठीक है। सेकंड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन सब का अपना एक एग्जाम होता है। जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, आफ्टर 12th 4 इयर्स का जो प्रोग्राम आप एनरोल करोगे, उसके बाद इनका एक एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करोगे और इंटरव्यू होगा, ठीक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अगर आप न्यूज़ में देखते हो तो इसरो आज की डेट में बहुत कुछ कर रहा है, स्पेस में बहुत कुछ ऑलरेडी वो कर चुका है। चंद्रयान हमारा जो मिशन लॉन्च हुआ था, उसमें भी देखो कितना अचीवमेंट किया हमने। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो नासा या कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाहर के हैं, जिस पे वो करोड़ों के, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए लगा देते हैं, हमारे इंडिया में वही कम कॉस्ट पे काम हो जाता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ इनोवेट किया है, कुछ बना दिया है। रिसर्च का मतलब ये है कि आपने उसको किस कॉस्ट पे भी बनाया है, आपने कॉस्ट भी बचाई है, समझ रहे हो। कोई कंट्री अगर उसी चीज को 100 करोड़ में बना रही है, लेकिन इंडिया में वही हमने 20 करोड़ में बना दी है। सो दिस इज द अचीवमेंट, दिस इज द रियल रिसर्च, कि आपने एक इनोवेशन तो की है, अपने देश की इकोनॉमी को भी सपोर्ट किया है, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ये भी एक फेमस रिसर्च लेबोरेटरी है इंडिया में, जिसमें साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी, IITM, एंड इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, एंड नेक्स्ट इज आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ठीक है। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप साइंटिस्ट बनते हो। CSIR में साइंटिस्ट बनने का मेथड क्या है
कि आपको क्या करना है, वहाँ पे जो फील्ड है उसको देखना है, साइंस और टेक्नोलॉजी में, ठीक। टोटल 38 लैब्स है इंडिया में CSIR की, आप किसी भी एक लैब में साइंटिस्ट बन जाओगे। तो द इंस्टीट्यूट ऑल्सो ऑफर स्कॉलरशिप्स। आपने मास्टर्स कर लिए ग्रेजुएशन के बाद, फिर आपको PhD करनी है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन में PhD भी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको अभी नहीं बताई है कि जो भी आप मास्टर्स प्रोग्राम करते हो, MTech या MSc, BSc के बाद MSc होती है और BTech के बाद MTech होती है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से करोगे तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। आपको फीस को कहीं से अरेंज नहीं करना पड़ेगा, आपकी फीस उसी स्कॉलरशिप से ही हो जाएगी। तो आपको उसमें भी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, पैसा नहीं है इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाई हूँ। तो आपके रास्ते में कुछ रुकावटें नहीं आएंगी अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में करते हो। आपकी DRDO, इसरो और CSIR लैब्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको PhD भी कराई जाती है और उसमें स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी मिलती है। 45-50,000 के अराउंड आपकी स्कॉलरशिप मिलती है और हॉस्टल भी मिलेगा रहने के लिए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, लैब्स अच्छी मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको लेकिन क्या करना पड़ेगा, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। नासा, नासा भी आप जानते होंगे सब। अच्छा, हाथ खड़े करो, कितने बच्चे नासा में काम करना चाहते हैं, कितने बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे। पहले ये क्वेश्चन है मेरा कि साइंटिस्ट कितने लोग बनना चाह रहे हैं, बताओ कितने बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो एक चीज बताता हूँ, कोरोना तो सबको ही पता चल चुका है, ठीक है। हम सब कोरोना से निकल के आज यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे बैठे हैं आमने सामने। अब सोचो कि उसकी मेडिसिन कैसे बनी है। जब वैक्सीनेशन हुआ था, इंजेक्शन लगे थे ना, सबको डोज लगी थी, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, तो वो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो मेडिसिन, वैक्सीन बनाई है। सोचो अगर वो साइंटिस्ट नहीं होते, वो वैक्सीन नहीं बन पाती, क्या होता फिर। अच्छा आपने मूवी देखी है जोम्बी वाली, जोम्बीज होते हैं, किस किस ने देखी है जोम्बी वाली मूवी, जिसमें एक को काटते हैं तो वो भी वैसा बन जाता है। अच्छा गुड गुड। तो कोरोना भी वैसा ही था एक तरीके से, ठीक है, एक दूसरे से फैल रहा था, है ना। फिर उस मूवी में भी दिखाते हैं कि कोई मेडिसिन बनाई जाती है, उससे उसको रोका जाता है। तो वो साइंटिस्ट ही होते हैं जो, जब ऐसी आपदा आती है, ये एक चीज याद रखना, 100 साल बाद कुछ ना कुछ ये रिपीट होता है। ये थ्योरी भी है कि 100 साल बाद एक महामारी जरूर आती है। तो ऐसी महामारी से जो हमें बचाते हैं वो साइंटिस्ट बचाते हैं। और ये वो साइंटिस्ट है जो बायोलॉजी वाली फील्ड में है, जिन्होंने बायोलॉजी ली थी 12th क्लास में, मेडिसिन में चले जाते हैं जो। तो सोचो उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, उसके बाद हम सबको वो वैक्सीन लगी और तब हम कोरोना से बचे हैं। सोचो अगर साइंटिस्ट नहीं होते और वो वैक्सीन नहीं बन पाती फिर क्या होता। सोचो उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है और कितने जल्दी टाइम में उन्होंने बनाई है वैक्सीन, ये भी देखो, क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी कि जल्दी से जल्दी वो वैक्सीन सबको मिले, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट भी एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, ऐसा नहीं कि वो कई साल रिसर्च में लगा रहा और उसने 5 साल में वैक्सीन बना, इतने तो दुनिया ही खत्म हो जाती। तो कुछ मंथ्स में ही उन्होंने वैक्सीन बनाई है। हमारे देश में बहुत महान महान साइंटिस्ट हुए हैं और एक तो आप सभी जानते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाथ खड़े करो चलो, कौन कौन जानता है उनको। अच्छा तुम में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि वो साइंटिस्ट अगर हैं तो किस वजह से उनको जाना जाता है। उनको दूसरा नाम भी दिया गया है एक, इंडिया में उनको और बाहर भी उनको एक नाम दिया गया है जो सब बोलते हैं उनको। बताओ कौन बताएगा, कोई भी एक बच्चा। एक को पता है तो आइडिया है मुझे, सबको ही पता होगा मोस्टली। तुम्हारे ग्रुप में कोई भी एक बच्चा अगर ये बताएगा तो डेफिनेटली सबको पता है। उनका एक नाम और है, किस वजह से उनको जाना जाता है ज्यादातर।
गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका बेटा? सर एपीजी। सर मेरा नाम रागिनी है। ठीक है, बताओ। सर सर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्लैपिंग करो सब इनके लिए। तो उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल उन्होंने ही भारत में बनाई थी। ठीक है, हमारे देश को मजबूत किया। समझ रहे हो? अगर मिसाइल्स नहीं बनती तो हम कमजोर पड़ जाते। और सबसे बड़ी चीज जो उनके टाइम पे हुई थी वो क्या हुई थी, जिसमें उनका बहुत बड़ा रोल था और उसके बाद भारत मजबूत हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। जब न्यूक्लियर वेपन बना था फर्स्ट टाइम, ठीक है, पोखरान में हुआ था ना उसका टेस्ट। एक मूवी भी आई थी अभी कुछ टाइम पहले, राजस्थान में पोखरान है, वहां पे हुआ था इसका टेस्ट। तो उसके बाद भारत मजबूत हो गया था। कोई भी देश मजबूत तब होता है जब उसका डिफेंस सेक्टर स्ट्रोंग है। याद रखना कि हमारे पास अच्छे अच्छे वेपन हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, पास एडवांस हैं, तो इसकी वजह से हम स्ट्रोंग हैं। इसरो, डीआरडीओ और बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे लिए सब काम करते हैं। तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने भारत को बहुत मजबूत किया है। ठीक है, हम जिस फील्ड में हैं, मतलब मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, ये पूरा एयरफोर्स का होता है। ठीक है, हम सारे फाइटर्स प्लेन्स भी देखते हैं, तो यही चीजें देखते हैं कि अगर वो चीजें नहीं होती तो हम काफी हद तक कमजोर पड़ जाते। ठीक है, तो वहां पे भी साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कोरोना की वैक्सीन एक साइंटिस्ट ने बनाई है, वैसे ही ये भी सब हमारे साइंटिस्ट ने बनाए हैं। होमी भाभा सुना है ना? एक मूवी आई है, बताता हूँ, सब देखना हो अगर नहीं देखी है। रॉकेट बॉयज सुना है? रॉकेटरी तो एक साइंटिस्ट है, उन पे है पूरी मूवी। लेकिन रॉकेट बॉयज में जो होमी भाभा हैं, उनकी पूरी स्टोरी बताई है, कैसे कैसे एटॉमिक बॉम्ब का हमने वो आविष्कार किया था उस टाइम पे। और उसमें अब्दुल कलाम भी हैं। तो वो मूवी सबको देखनी है। हमें मूवी देखनी है, वो मूवी देखनी है जो हमें इंस्पायर करे और मोटिवेट करे कि हमें भी भविष्य में ऐसा ही कुछ काम करना है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। राज्य के लिए करोगे वो भी देश के लिए ही है। तो देश का नाम रोशन ऐसे ही होगा जब हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो हमें मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट मैंने आपको बता दिए हैं। एक जिसने वैक्सीन बनाई, ये एक एग्जाम्पल सिर्फ वैक्सीन का है, बहुत सारी वैक्सीन हमारे इंडिया में बनी है। ठीक है, ये तो एक कोरोना की बताई है मैंने। तो वो हैं जो बायोलॉजी वाली फील्ड में चले गए। और जो हमारे ये एपीजे अब्दुल कलाम हैं, हमारे होमी भाभा हैं, और भी बहुत सारे सीवी रमन हैं, आपके रामानुजन, आपने सुना है ना रामानुजन का नाम? मैथमेटिशियन है बहुत बड़े। ठीक है, उन्होंने ऐसी ऐसी इक्वेशंस को प्रूव कर दिया था जिन पे आज भी रिसर्च चल रही है। मैरी क्यूरी, उनको फेलोशिप मिली थी बाहर फॉरेन में, पता है? बहुत कम लोगों को मिलती है वो। और सोचो उनकी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बताऊंगा मैं उनकी। जो रामानुजन थे, बहुत ही, जैसे कहते हैं कि एक ऐसा गांव था, मतलब सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर थी वहां पे। ठीक है, उन्होंने कोई पढ़ाई ऐसी नहीं की थी, मतलब उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। तो मंदिर में जाते थे, मतलब मंदिर में दीवारों पे और फर्श पे चौक से लिख के और किसी चीज से लिख के वो इक्वेशंस को प्रूव करते थे। सोचो उनके पास वो भी साधन नहीं था। फिर बाद में वो कहीं पे लगे, वहां पे उनको रफ पेपर जो होते हैं ना, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वहां पे कि मुझे रफ पेपर चाहिए काम करने के लिए।
तो वो रफ पेपर उनको मिले, उस पे उन्होंने इक्वेशंस, वहां पे जॉब करते थे एक्चुअली वो, तो उन्होंने वो इक्वेशंस लिखी, बहुत सारी इक्वेशंस लिखी। एक बार जो उनके ऑफिसर्स थे उन्होंने वो इक्वेशंस देख ली, तब उन्होंने देखा ये तो कुछ अलग ही करेगा बच्चा जो है लाइफ में। उनको बाहर देश में भेजा गया। वहां पे एक प्रोफेसर थे, जब उन्होंने वो इक्वेशन देखी तो उनका पूरा माइंड शूट कर गया कि ये कैसे हो सकता है कि जो कहीं पे नहीं पढ़ा उसने ये कैसे इक्वेशन ड्राइव कर दी। तब उन प्रोफेसर ने अपने खर्चे पे उनको वहां बुलाया था। पहले ये एरोप्लेन नहीं थे, ठीक है, पानी के जहाज के थ्रू वो वहां पे गए थे। तो जब वो वहां पे गए, ठीक है, उनको वहां पे पीएचडी में एडमिशन मिला था, वो इक्वेशंस को प्रूव किया गया, और वो आज भी जब उस पर रिसर्च होती है तो वो पूरी जस्टिफाई करती है कि वो इक्वेशन सही है। और कुछ इक्वेशंस तो ऐसी हैं जिन पे अभी रिसर्च चल रही है, वो अभी तक उनको समझ ही नहीं पाए, उनका वो प्रूफ निकाल ही नहीं पा रहे हैं जो रामानुजन ने निकाला था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे महान लोग हमारे भारत में हुए हैं। तो आपको भी ऐसी दिशा में जाना है। और वो ये वो लोग वो थे जिनको बचपन से ही पता था मुझे क्या बनना है, उनके सपने पहले तैयार हो चुके थे। मतलब पंख उन्होंने पहले ही लगा लिए थे बचपन में, जब वो उड़ने के लिए तैयार हुए तो वो अच्छी ऊंचाई तक उड़े। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। तो पीएचडी के लिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है, एक रिसर्चर होते हैं, एक साइंटिस्ट होते हैं। ठीक, हर साइंटिस्ट रिसर्चर होता है, लेकिन हर रिसर्चर साइंटिस्ट नहीं हो सकता है। दोनों में डिफरेंस है। पहले रिसर्च को भी समझो कि रिसर्च क्या है। ठीक है, रिसर्च का मतलब है रिसर्च, जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है उस पे दोबारा हम रिसर्च कर रहे हैं, दोबारा हम उस पे एनालिसिस करते हैं, उसको दोबारा पढ़ते हैं और उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। पहली थ्योरी जिसने भी साइंटिस्ट ने दे दी है, ठीक है, हम उस पर दोबारा काम करते हैं, फिर ये रिसर्च है। साइंटिस्ट बिल्कुल नया काम करेगा जो अब तक नहीं हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट होगा वो। तो एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए सर पीपीटी स्किप कर दूं। ठीक है, एक अच्छा साइंटिस्ट अगर आपको बनना है तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो आपकी लिखने की जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। मान लो आपने कोई रिसर्च कर दी है, आपके रिजल्ट आ गए हैं, उनको लिखना कैसे है, आप उसको लिख भी पा रहे हो? ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करो आप। दूसरा, आपकी नॉलेज। नॉलेज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी स्टडी कर ली, सब पढ़ाई कर ली और अब सोचोगे चलो मैं अपनी अब नॉलेज बढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं होता है। नॉलेज आपकी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। आप अभी 6th क्लास में हो, आप फिर 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, फिर 12th पास करोगे। ठीक है, तो नॉलेज आपकी अपडेट होती रहती है एवरी सेकंड्स और एवरी मंथ। एवरी सेकंड्स इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको रिलेट करके पढ़ो, अपने सराउंडिंग में ही उस चीज को देखो। जैसे कि सीवी रमन का आपने पढ़ा है, वो भी हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट हुए हैं। रमन स्कैटरिंग की खोज की थी उन्होंने। रमन स्कैटरिंग आपने भी देखी है, अपने घर में भी देखी होगी, आपने देखी है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खिड़की से जब आप रोशनी देखते हो, रोशनी आती है खिड़की से घर में, उस रोशनी में देखते हो कि कुछ धूल वूल ऐसे उड़ते रहती है, देखा है? और रोशनी घर में फैल जाती है ऐसे ही। तो ये सीवी रमन ने ही खोज की थी कि वो जो डस्ट पार्टिकल और वो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स है ना, जब लाइट उस पर पड़ती है तो लाइट ऐसा फैल जाती है, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, बिखर जाती है। तो ये ऐसी ऐसी खोज हैं जो उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसको एनालाइज किया, तब उस पर रिसर्च का काम स्टार्ट किया। न्यूटन्स पता ही होगा सबको, साइंटिस्ट, फिजिक्स के थे वो साइंटिस्ट। क्या किया था उन्होंने? क्लास बंक करके बैठे थे पेड़ के नीचे, सेब का पेड़ था।
आप मत करना क्लास बंक ठीक है, साइंटिस्ट बनने के लिए क्लास बंक करने की जरूरत नहीं है तो जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब गिरा। उन्होंने देखा है सेब नीचे क्यों गिरा है, ऊपर के ऊपर रह जाता या ऊपर चला जाता हो। मतलब पहले सोचा उन्होंने। किसी भी चीज को समझने के लिए अगर आपके अंदर ये हैबिट है सोचने वाली और क्वेश्चन करने की अगर हैबिट है तो आप समझ लो कि आप बहुत आगे तक जाने वाले हो। बच्चे काफी क्लास में होते हैं, सबसे पहले तो उनके माइंड में ये होता है कि अगर मैं ये पूछ लूंगा क्वेश्चन तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना जो मैं बता रहा हूं आपको? आप में से भी काफी बच्चे हैं वो शर्माते हैं कि मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ लूंगा तो मेरे साथ वाले हंसेंगे या टीचर मुझे डांटेंगे कि ऐसा ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया है। टीचर आपके लिए ही वहां पे खड़े हैं, आपको गाइड करने के लिए खड़े हैं। वो तैयार हैं कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछे हम उनको समझाएं। तो बच्चों कभी भी आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको वहां पे टीचर से भी पढ़ना है और जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया है ये, यहाँ पे भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। वहां पे आपके लिए टीचर्स हैं और यहाँ पे भी टीचर्स हैं जो आपके लिए ये स्टार्टअप किया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, ठीक है। जो यहाँ पे काफी लोग आ रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपको उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आपको उसको अपने माइंड में सेव कर देना है बिल्कुल। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, पहले भी और लोग आएंगे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, तो उन एक्सपीरियंस से सीखना है। चाणक्य को कौन कौन जानता है? चाणक्य को तो हर कोई जानता होगा। चलो हाथ खड़े कर दो ऐसे ही, ठीक है, गुड। उनकी एक बात बताता हूं आपको मैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और उनकी उम्र निकल जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे को देखते हैं कि ये साइकिल वहां ले जा रहा है और वो वहां पे गिर गया है, मैंने सीख लिया मुझे वहां नहीं जाना, मुझे दूसरे रास्ते से जाना है, मैं तो वहां से चला जाऊंगा। तो कुछ लोग ये होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो आप कौन से वाले बनोगे, पहले वाले या दूसरे वाले? ऐसे दो हाथ खड़े कर दो जिसको दूसरा रास्ता अच्छा लगा नहीं, दूसरा रास्ता मतलब दो हाथ खड़े कर दो। गुड गुड। तो ये चीज समझ लो कि हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है। चाणक्य ने भी यही बात बोली थी कि या तो पूरी जिंदगी लगा दो खुद के एक्सपीरियंस सीखते सीखते आगे चलना, जहां पे आप गिरोगे, बार बार गिरोगे, रुकोगे और पता नहीं कब तक वहां पे पहुंचोगे जहां पे आपको पहुंचना है। या फिर दूसरा रास्ता वो है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लो और जल्दी से शॉर्टकट में अपना पहुंच जाओ आगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। सेंस योर क्यूरियोसिटी। कोई भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है क्लास में, आपको उसके लिए उत्साहित रहना है। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसके पीछे क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल है, क्लास में आपको किसी भी टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, फोटोसिंथेसिस, पता है सबको? फोटोसिंथेसिस, हाथ खड़े कर लो सब जिसको भी पता है। चलो एक बच्चा खड़ा खड़ा होके बताओ, कोई भी एक बच्चा। प्रकाश से रिलेटेड है? नहीं पता? हमारे जो पेड़ हैं, पता है ना वो भी कैसे खाना अपना बनाते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं वो? ये भी रिसर्च हुई थी कि हमारे पेड़ों में भी जान है, ठीक है। सनलाइट जब पड़ेगी, जब उसमें पानी डालेंगे तो अपना खाना बनाता है कोई भी पेड़। आप देखना जब भी उसको पानी नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो मुरझा जाएगा। हम भी तो ऐसे ही हैं, अगर हमें पानी और खाना नहीं मिलेगा हम भी क्या हो जाएंगे? वीकनेस नहीं आती बिल्कुल, है ना। तो इसलिए आपको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है क्लास में, कोई भी, उसको आपको सोचना है पहले, अपने चारों तरफ ही वो चीजें देखनी है कि क्या है।
हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज समझने की जरूरत है। याद करी हुई चीज हमेशा याद रखना, वो भूल जाते हैं। आप आज क्लास में पढ़ोगे तो घर जाते जाते भूल जाओगे, लेकिन अगर आप चारों तरफ उसी चीज को देखोगे ना तो आपको याद रहेगा वो हमेशा। आपको ये टॉपिक कोई भी पढ़ाएंगे तो आप उसको अपने चारों तरफ उसको कंपेयर करो, किस चीज से इसको कंपेयर करना है, और वैसे समझो। आपके घर में भी पेड़ हैं, रास्ते में पेड़ हैं, समझते हुए जाओ। कोई पेड़ मुरझाता हुआ भी दिखेगा, समझ लो उसको खाना नहीं मिला है, ना सनलाइट मिली ना पानी मिला है उसको। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया है। आपको ऐसे बहुत से टॉपिक क्लास में पढ़ाए जाते हैं, गुणा है, भाग है, ठीक है, प्लस माइनस, हर चीज समझनी है आपको। प्लस 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 ही होता है, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। इसको कैसे समझना है, कोई पॉजिटिव बच्चा है, कोई नेगेटिव बच्चा है, या कोई भी नेगेटिव है, नेगेटिव भी पॉजिटिव को नेगेटिव बना सकता है। तो आपको पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिव ही लोगों के साथ रहना है। आसपास भी आप सब पॉजिटिव ही रहोगे, ठीक है। एक दूसरे से भी समझना है। ऐसे भी अच्छा समझ में आता है कि किसी एक को अच्छा समझ में आ गया तो उससे पूछो कैसे समझ में आया है। हैव पेशेंस, धैर्य। एक साइंटिस्ट में धैर्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है। धैर्य मैंने क्यों बोला है, कभी कभी ऐसा होता है जब आप रिसर्च करते हो आपको रिजल्ट नहीं मिलते, महीने भी हो जाते हैं, 2 महीने भी हो जाते हैं, 5 महीने भी हो जाते हैं, और कोई कोई उसको बीच में छोड़ देता है कि बस अब मुझसे नहीं होगा। तो एक अच्छे साइंटिस्ट में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, पेशेंस की, धैर्य की। तो धैर्य भी रखना है, और ये धैर्य आपको सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बनाएगा, ये एक आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। जिसमें धैर्य होता है वो भी आगे तक जाता है। समझ रहे हो कैसे बता रहा हूं मैं। किसी किसी को गुस्सा एकदम से आ जाता है, उसमें धैर्य नहीं है। या किसी किसी को सब काम जल्दी चाहिए, बस जल्दी करना है, तो जल्दी वाले काम खराब होते हैं हमेशा। तो हैव पेशेंस, ए माइंडसेट टू कीप ऑन लर्निंग। आपका हमेशा क्लास में जब आप बैठे रहते हो, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको सीखने के पर्पज से, आपका जो पर्पज होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो सीखने का होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमारी 1 घंटे की क्लास है और उसके बाद हमें स्कूल से जाना है, छुट्टी हो जाएगी। नहीं, रोज आपको ऐसे ही उत्साहित होके क्लास में बैठना है, और सीखने की आपकी वो होनी चाहिए लगन, ठीक है। लुक फॉर ए मेंटोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जीवन में ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता, कोई ना कोई उसके जीवन में ऐसा होता है जो उसको हर रास्ता दिखाता है। जैसे टॉर्च होती है ना, अंधेरे में आप जाते हो तो टॉर्च रास्ता दिखाती है। तो यहाँ पे गुरु ही वो टॉर्च है जो आपको रास्ता दिखाएगा, ठीक है। तो जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, बिना गुरु कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो गुरु से अच्छे से समझना है, और कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है उससे भी आपको बात करनी है कि मुझे ये समझ में नहीं आया। चाहे आपको कितनी बार समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक साइंटिस्ट की लिस्ट रखी है, कौन कौन से साइंटिस्ट हमारे भारत में हैं। वैसा तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ दिखाए हैं। आपको नेट पे जाके इनको सबको पढ़ना है, ठीक है। सीवी रमन मैंने बताया आपको, होमी भाभा भी बताया है, हमारे अब्दुल कलाम, देखो मैंने मूवी भी दिखाई है यहाँ पे जो देखनी है आपको, रॉकेट बॉयज। सर जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, ये भी हमारे साइंटिस्ट हैं। रामानुजन, मैंने अभी डिस्कस किया रामानुजन, जो हमारे साइंटिस्ट थे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको तो हर कोई जानता होगा, ठीक है। तो ये आपको सबकी इनकी स्टोरी पढ़नी है कि क्या क्या स्टोरी थी। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं वो कोई भी पूछ सकता है। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी मैडम आपको ईमेल आईडी मेरी दे देंगी, और कोई भी अगर बाद में भी किसी को गाइडेंस चाहिए, कुछ पूछना है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ तुम्हारे साथ। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो सकता है, मेरा फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा। आपको आगे भी कुछ कभी लगे कि मुझे सर से बात करनी है, कुछ पूछना है, कोई भी फ़ोन कर सकता है। हेलो सर, हाँ, नमस्ते।
सर आपको इतनी सक्सेस कैसे मिली, मतलब आपने इतना काम कैसे किया? संघर्ष में अगर बताऊं तो जब मैंने 12th क्लास की थी तो मुझे पहले से ही पता था मुझे क्या करना है। मैंने स्कूल के टाइम पे सोचा था कि मुझे क्या करना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। स्कूल टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई करूंगा, आगे भी पढ़ाई करूंगा और एक टीचर बनूंगा। ठीक है, तो मैंने 12th क्लास की, फिर मैंने बीटेक की 12th के बाद। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लिया था बीटेक में। ठीक है, मैं इंजीनियर बना था। तो मैंने एक चीज और की थी कि आपको चॉइस मिलती है कि आप मैथ्स लोगे या बायोलॉजी लोगे या दोनों लोगे। तो मैंने 11th क्लास में दोनों ही सब्जेक्ट ले लिए थे, मैथ भी और बायो भी। ये मैं अपनी सबसे बड़ी गलती मानता हूँ जो मैंने की थी। ठीक है, सर दोनों में से डिफिकल्ट कौन सी थी? डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, सब आसान था। लेकिन मैंने दो कश्तियों पे सवारी की थी। मैं इंजीनियर बनना चाहता था और मेरे पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने दोनों ले लिए। उनकी बात रखने के लिए मैंने बायोलॉजी भी ले ली, और मुझे इंजीनियर बनना था तो मैंने मैथ्स ले ली। तो दोनों चीजों पे अच्छा। कभी भी सवार नहीं होना है। ठीक है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो मैथ लेना, आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना। दोनों सब्जेक्ट नहीं जी लेने हैं। आपका विजन एक जी। होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, बस। आपको अभी से ही वो डिसाइड थैंक करना यू है। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो। हाँ बेटा, बताइए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? देखो, मैंने आपको बताया, और सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके आपके लिए है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको सब्जेक्ट को समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी आप अगर बायोलॉजी फील्ड में भी जाओगे और इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाओगे तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, याद रखना। क्योंकि फिजिक्स आप दोनों केस में पढ़ोगे, एंड फिजिक्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथ्स एक ही हैं, दोनों में मैथ्स यूज होती है। तो आपको अपनी मैथ्स पे अच्छा काम करना है। अगर आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैथ्स का मतलब है प्रैक्टिस। जैसा आप खाना रोज खाते हो ना, तो मैथ्स वही है, रोज करनी है। सर नाम ये बताइए बेटा क्वेश्चन था अपना। कि आर्ट्स वाले सर माई सेल्फ नायाब अकरम। सर ये मेरा ये हाँ, क्वेश्चन था बताइए। कि आर्ट्स वाले अपने फ्यूचर का यूज कैसे कर सकते हैं? आर्ट्स के लिए यस सर। देखो, रिसर्च हर फील्ड में है। कोई भी फील्ड देख लो आप, मैं यहाँ पे मैथ्स और साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे वो सोशल साइंस हो, या वो इकोनॉमिक्स हो, या आर्ट हो, हर एक में रिसर्च की जरूरत है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आर्ट्स में आपके अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, और वो आपको नेट पे मिल जाएंगे। ठीक है, चैट जीपीटी सुना है सबने? चैट जीपीटी आपने अभी नहीं सुना होगा। आपको गूगल तो पता है ना? गूगल, गूगल तो हर कोई करता होगा। यस सर यस चैट सर। जीपीटी, चैट जीपीटी आज ही आपको सर्च करना है। चैट जीपीटी गूगल जैसा ही है, दोनों में फर्क मैं बताता हूँ। गूगल आपको जो भी आप सर्च करते हो उसकी फोटो भी देता है और डॉक्यूमेंट भी देता है। चैट जीपीटी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करके बनाया गया है, और वो आप उस पर डाल के देखना कि हाउ टू बिकम ए साइंटिस्ट इन आर्ट्स फील्ड। वो आपको बहुत अच्छा जवाब देगा। मैंने आपको ये टेक्नोलॉजी इसलिए बताई है क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी से भी अवेयर होना है। और कोई भी आपकी फील्ड, चाहे साइंस की हो या फिर आर्ट की हो, आपको वो आर्टिकल पढ़ने हैं कि उस फील्ड में लेटेस्ट काम क्या चल रहा है। आपको आज ही डालना है कि आर्ट फील्ड में नया क्या चल रहा है, क्या रिसर्च चल रही है। तो आपको वो चीज पता चलेगी जब जब आपको ये पता चलेगा कि इस पे आर्ट पे ये काम चल रहा है, तो आपको फिर पीछे जाना है। पहले कोई भी रिसर्च करने के लिए पहले हमें पिछली हिस्ट्री जाननी होती है।
ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई भी जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे ये पूछता है कि तुम्हारी पुरानी हिस्ट्री में क्या बीमारियां चल रही थी, ठीक है, तब वो उसका इलाज करता है। तो आर्ट में भी आपको पीछे जाना है कि पहले उसमें क्या काम हुआ था। 2009 में सर्च करना, 2009 ईयर में जाके देखना वहां पे क्या काम हुआ था, और 2023 में देखना कि उस पे क्या काम चल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि आर्ट फील्ड में आपको क्या काम करना है। ठीक है, थैंक यू सर। आप आईएसपीसीएस भी बन सकते हो, किसी भी लाइन के हो, चाहे आप आर्ट के हो या आप कॉमर्स के हो या आप इंजीनियर हो, कोई भी हो। आईएसपीसीएस कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक नहीं होना है कि आपको इंजीनियर होना है, कोई भी। ठीक है, ये एक और फील्ड है जिसमें आप जा सकते हो। आईएसपीसीएस बन के भी देश की आप नाम रोशन कर सकते हो, देश के लिए कुछ कर सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्तुति है। ओके, क्वेश्चन बताइए अपना। सर मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। हम्म। पहला तो सर ये है कि हम जैसे गेम्स होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, सर उनसे आपने फोकस कैसे किया सर, उन सब चीजों को छोड़कर। मैंने उन चीजों को छोड़ा नहीं है, मैं खेलता भी था, गेम्स भी खेलता था। उन चीजों को छोड़ना नहीं है। आपको साइंटिस्ट बनना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप खेलना बंद कर दोगे। ठीक है, खेलना क्यों जरूरी है? वो आपको फिजिकली फिट रखेगा, आपका माइंड फ्रेश रखेगा, और माइंड फ्रेश होगा तभी आप पढ़ पाओगे। तो आपको स्पोर्ट्स में भी प्रॉपर एनरोलमेंट करना है, उसमें आपको भाग लेना है किसी भी स्पोर्ट्स में। जो भी आपका अच्छा खेल है, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो या बैडमिंटन हो, जिसका भी पसंद का है वो जरूर खेलना है रोज। ठीक है, पढ़ाई भी करनी है, खेलना भी है, वो भी बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि वो आपको यस फिजिकली सर। फिट रखेगा। सेकंड जी सर। सेकंड क्वेश्चन। सर मुझे साइंटिस्ट बनना है और मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो सर मैंने 12th के बाद बी करना है या फिर बीटेक। देखो सुनो, बी और बीटेक में ज्यादा फर्क नहीं है, और फर्क ही नहीं है अगर मैं बताऊंगा। बीटेक है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बीई है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो दोनों सेम ही है। आपको फाइनली आपको बीटेक की डिग्री मिलती है जिसमें आप पूरा एक कोर्स पढ़ते हो। ठीक है, और वो ब्रांच ब्रांच होती है इसमें भी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, और बहुत सारी ब्रांच हैं। तो ब्रांच आप कोई भी लो, उसमें आप साइंटिस्ट बन सकते हो। और सुनो, थैंक यू एक सर। चीज और बहुत जरूरी बताता हूँ आपको। आपको बीटेक के बाद एमटेक भी करनी है और पीएचडी भी करनी है। मैंने ये क्यों बताया है? साइंटिस्ट आप बीटेक के बाद भी बन जाओगे, लेकिन आपके चांस और बढ़ जाएंगे अगर आप पीएचडी करके साइंटिस्ट बनते हो। उसमें आपका चांस ज्यादा होगा, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जिसकी हाई डिग्री होती है, हाईली एजुकेटेड जो होता है। ठीक है, थैंक यू सर। पूछिए पूछिए जी, ऐसी मदद नहीं किया। सर मेरा नाम सर प्रणाम। कुमारी है। प्रणाम प्रणाम। सर मैंने बायोलॉजी ली है, तो उसमें मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, तो मुझे किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी? देखो, सबसे पहले आपकी जो 11th की और 12th की बायोलॉजी है वो आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए। सेकंड थिंग या फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले जरूरी है वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको हार्ट सर्जन बनना है, फिजिशियन बनना है, या न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, डेंटिस्ट बनना है, क्या बनना है। वो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए कि मुझे तो हार्ट सर्जन बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, या मैं तो डेंटिस्ट बनूंगी। ठीक है, तो ये आपके माइंड में पहले ही होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। जी ऐसी कांडा। हाँ, अब बच्चे आप बात कीजिए। सर प्रणाम। प्रणाम बेटा, क्या नाम है आपका? खुशी रावत। ओके, क्वेश्चन बताइए अपना। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर बनना चाहते हो आप? एमबीबीएस डॉक्टर? एमबीबीएस डॉक्टर? जी जी। ओके, आप किस क्लास में हो अभी? 12th।
12th क्लास में हो। डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने अभी भी बताया था कि आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए। और बायोलॉजी कौन सी? 11th की भी और 12th की भी, क्योंकि ये एंट्रेंस में जो 11th और 12th की बायोलॉजी आती है, जो भी एंट्रेंस आप दोगे, आपका एडमिशन होगा किसी मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। और हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें एडमिशन लेना ये समझ लो कि एक प्राउड वाली बात है। तो आपको अपना सपना बनाना है एम्स में डॉक्टर बनने का, और उसके लिए आपको डॉक्टरी भी वहीं से करनी है, डॉक्टर वहीं से ही बनना है, आपको एमबीबीएस वहीं से करनी है। तो 11th और 12th की बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। और सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ये समझाया जाता है कि आपको बायोलॉजी लेनी है, आपको डॉक्टर बनना है, और मैथ से पीछा छूट जाएगा। यही रहता है ना माइंड में कि मैथ से पीछा छूट गया, बस अब तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, रटेंगे और पेपर दे देंगे। नहीं, आपकी मैथमेटिक्स आपकी पूरे लाइफ में साथ रहती है। तो आपको मैथमेटिक्स अच्छी करनी है, क्योंकि फिजिक्स आपको छोड़ेगी नहीं कभी भी, ठीक है। अभी 12th में हो तो वहां पे भी फिजिक्स आएगी, बाद में भी जब आप एमबीबीएस का कोर्स करोगे तो मैथमेटिक्स वहां पे भी यूज होती है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स हट जाती है पूरी, एज ए सब्जेक्ट नहीं होगी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन आप यूज करोगे। तो मैथ्स पे भी फोकस करो, ठीक है। और बायोलॉजी तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए 11th और 12th की। एंट्रेंस निकालना है, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना है, जो मेडिकल के लिए होता है, और उसकी तैयारी अभी से करनी है, ठीक है। जीआईसी पांडुकेश्वर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर मेरा आपसे क्वेश्चन था, मेरे को हाँ, बताइए मर्चेंट बेटा। नेवी ज्वाइन करनी है। मेरे को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है एज अ ऑफिसर, कैप्टन ऑफिसर। और मेरे को 12th के बाद क्या करना चाहिए, कौन से सेंटर में जाना चाहिए, और मुझे क्या क्या लेना चाहिए, आप मुझे इसके बारे में डिटेल में बताओगे तो। देखो, मर्चेंट नेवी में अगर आपको जाना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको बीटेक करनी ही चाहिए। आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है सबसे पहले। ऑफिसर रैंक पे जाने के लिए आपकी डिग्री भी उस लेवल की होनी चाहिए। 10th के बाद भी कर सकते हो, पर उसकी पोस्ट फिर आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, एयर फोर्स में टेक्नीशियन की जॉब भी निकलती है, जो 10th और 12th पास को भी मिल जाती है, और जो आपके आईटी करते हैं, जो आईटीआई डिप्लोमा। लेकिन आपको हायर पोस्ट पे जाना है तो आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको बीटेक में एडमिशन लेना चाहिए। और मैं हमेशा यही बताता हूं कि एडमिशन अच्छी जगह लेना है। आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ पे एडमिशन भी आपको इजीली मिल जाएगा, आप आराम से जाओगे। अच्छी जगह एडमिशन होना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में लाइफ आसान हो जाती है। और जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी सारे खुले हुए हैं, उनमें एडमिशन बहुत इजी होता है, लेकिन लाइफ को बहुत मुश्किल बना देता है वो, ठीक है। और हमेशा चीज याद रखो, देखो एक बात मैं बोलूंगा, जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको टीचर्स मिले हुए हैं, तो आपको उनसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। टीचर, मैंने आपको बताया था ना, टॉर्च है जो आपको रास्ता दिखाएंगे, तो उस टॉर्च को यूज करना है, अच्छे से पढ़ना है उनसे। जो भी आपको समझ में नहीं आता उनसे पूछना है बार बार, ठीक है। और एक चीज और है, जो भी आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहली अच्छी चीज तो ये है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। हम सरकार की फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, ये मौका हर एक को नहीं मिलता है। आपको इतने सारे मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताए ना, इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, जहाँ पे साइंटिस्ट बनोगे, एम्स हॉस्पिटल जो बहुत बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो सारे क्या हैं? सरकारी हैं। मैंने एमटेक की है सरकारी कॉलेज से, जहाँ पे फीस बहुत कम थी और जिसका इंडिया में बहुत नाम है, NITTR चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सरकारी है, फीस भी कम है, हॉस्टल की फीस भी कम थी वहाँ पे। पीएचडी भी मैंने सरकारी कॉलेज से की है, जो दिल्ली का सरकारी कॉलेज है।
दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो नाम है वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस का है, प्राइवेट में तो कोई भी एडमिशन ले लेगा, बस पैसा है एडमिशन ले लो आप आ जाओ। सरकारी में एडमिशन लेना आसान नहीं है, आपको पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा। मैंने एंट्रेंस दिया है, एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, तब जाके मुझे एडमिशन मिला है। पीएचडी में भी मैंने एंट्रेंस दिया था, गेट क्वालिफाई किया। जो एमटेक के बाद आपका गेट का एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्जाम है, वो ऑल इंडिया के लेवल पे होता है, जिसमें नंबर लाना भी बहुत मुश्किल होता है। और वो किस लिए निकालना था मुझे? एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा कॉलेज क्या था? किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जहां मुझे पैसे और उल्टे मिले हैं। 35,000 हर महीने के मिलते थे, और हॉस्टल की जो फीस थी वो भी बहुत कम थी, और एक साल की जो पीएचडी की फीस थी वो 10,000 रुपये थी। आप प्राइवेट में जब जाओगे ना तो 1 लाख रुपए वहां पे फीस होती है। तो हमेशा याद रखना, जो प्राइवेट में पढ़ रहा है और सरकारी में पढ़ रहा है, मैंने दोनों का फर्क बता दिया। आपको अपने आप को कमजोर नहीं समझना है और मजबूत समझना है कि मैं सरकारी में पढ़ रहा हूँ और मैं नंबर ला के पढ़ा हूँ। यहाँ पे तुमने तो पैसे दे के एडमिशन ले लिया है, हो गया है वहाँ पे, वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन ऑल इंडिया पे एग्जाम दे के जो आप एंट्री लेते हो सरकारी कॉलेज में, वो होती है अचीवमेंट, सफलता वही है। ये याद रखना, आपको उनसे अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस पूरा रखना है फुल। आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, इसका कॉन्फिडेंस आपके दिखना चाहिए, आपकी आंखों में दिखना चाहिए कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो। आप उनसे कम नहीं हो, पहले ही आप आगे जा चुके हैं उनसे, ठीक है। सरकारी स्कूल में पढ़ने में आप पहले से ही आगे चले गए उनसे, वो तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, मेरे से अगर आपको भविष्य में कोई भी गाइडेंस लेनी है, समझना है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें अब, तो मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी दूंगा और ईमेल आईडी जिसकी अभी नहीं बनी है वो अभी बनाओ अपनी ईमेल आईडी। टेक्नोलॉजी से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, उसकी आदत नहीं बनानी, ये याद रखना। कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म आपको मिलता है ना, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको गुमराह भी कर सकती हैं, याद रखना। इसको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करना है, गलत चीज़ों के लिए नहीं, ठीक है। तो गूगल है, ये चीज़ें हैं। और ईमेल आईडी, आप सबको ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। अपनी ईमेल आईडी बनाओ, उनको यूज़ भी करो, ठीक है। मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा तो मैं अच्छा महसूस करूंगा कि अगर आप मुझको ईमेल करोगे, फ़ोन भी करना, ईमेल भी करना, और आप ईमेल कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चों ने मेरी बात सुन ली है। तो जो जो टेक्नोलॉजी है उससे भी अवेयर होना है, ठीक है। तो मेरे से कौन कौन भविष्य में जुड़ना चाहेगा कि हाँ मुझे सर से जुड़े रहना है? हाथ खड़े करो बच्चों। अरे वाह, गुड, वेरी गुड। GIC कुंजा, बच्चे माइक लेके बात करें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर जैसे कि आपने कहा कि आप एक साइंटिस्ट हो और एयरफोर्स में फाइटर प्लेन के लिए रेडार आप तैयार करते हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन से साइंस के अंदर आता है? कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है, टेक्नोलॉजी साइंस के अंदर आता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, आपने दिमाग लगाया, डेट मीन्स की मुझे सुनाया बहुत अच्छे से ठीक है, गुड। अब एक बात सुनो, हमारे साइंटिस्ट भी कई तरीके की हैं इस फील्ड में। अब मेरा काम क्या है? डिजाइनिंग का, डिजाइन करना। ट्रांसमीटर आप पढ़ोगे या ट्रांजिस्टर, अभी फिजिक्स में भी आपके कोई एक चैप्टर होगा जरूर ट्रांजिस्टर का, 11th-12th में होता है वो, ठीक है। तो मेरा जो काम है वो जो इंजीनियरिंग है, देखो इंजीनियरिंग तो आपको करनी पड़ेगी, कोई भी साइंटिस्ट आप बनोगे। एक साइंटिस्ट होता है जो कंपोनेंट पे काम करता है, ट्रांजिस्टर बना दिया, डायोड बना दिया, सेमीकंडक्टर बना दिया, अगर आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, ठीक है। तो मेरा आता है इसमें काम। एक साइंटिस्ट वो होता है जो प्रोग्रामिंग पे काम करता है, ठीक है, जो प्रोग्राम बनाता है, पूरा कोड बना देता है। प्रोग्रामिंग के थ्रू सारी चीजें होती हैं। आप ये व्हाट्सएप यूज करते हो, ये क्या है? सॉफ्टवेयर बेस है ना, ये सॉफ्टवेयर पे चलता है। तो ये वो वाला साइंटिस्ट है, सॉफ्टवेयर वाला। एक हार्डवेयर होता है,
तो मेरा जो काम है वो हार्डवेयर पे है एक्चुअली, ठीक है। दोनों में काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक हार्डवेयर वाला सॉफ्टवेयर पे भी नहीं करेगा। मेरा सॉफ्टवेयर पे भी काम है, हार्डवेयर पे भी काम है। मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाया है, ये नहीं कि मुझे एक चीज आती है, मैं हर चीज को सीखना चाहता हूँ, समझ रहे हो। मैंने एक चीज पे फोकस नहीं किया, मैंने ये देखा कि मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। तो आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, आपको सॉफ्टवेयर भी सीखना है, हार्डवेयर भी सीखना है। इसके लिए बेसिक बहुत जरूरी है। अपनी मैथ अच्छी कर लो, मैथ हर जगह काम आएगी, ये याद रखना, मैथ हर जगह काम आएगी, ठीक है बेटा। जी सर, थैंक यू सर। ऐसी बात, बच्चे आप बात कीजिए। हेलो हाँ सर, सर, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर, मैंने जब आप स्कूल टाइम पे थे, आपने पढ़ाई को कितना समय दिया, मतलब सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ते थे, उनको सब्जेक्ट को कैसे टाइम दिया आपने? देखो, मेरा एक टारगेट होता था, जिस दिन जो स्कूल में पढ़ाया जाता था मैं उस दिन वो जरूर पढ़ता था। और एक जो आदत मेरी थी वो मैं बता दूं आपको। जो क्लास में पढ़ाया जाता था, पढ़ाने मतलब मान लो कि कल को एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो उस टॉपिक को मैं पहले पढ़ के जाता था, ये मेरी आदत थी। मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन जब अगले दिन वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा क्लास में, तो आपको वो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मेरी ये आदत बचपन से थी, और हर सब्जेक्ट को मैंने टाइम दिया हुआ था, किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा। लेकिन मैथमेटिक्स में रोज पढ़ता था, मैथमेटिक्स को मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपको रोज पढ़ना है। हर सब्जेक्ट पढ़ना है रोज, लेकिन मैथ्स को तो रोज ही पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को टाइम स्लॉट दो, 1 घंटा, आधा घंटा सबको दो, और उस हिसाब से तैयारी करो। टाइम सबको देना है, कम से कम ये जरूर करो कि जो जिस दिन पढ़ाया गया है वो उस दिन जरूर पढ़ लो, वरना भूल जाओगे। अगर उसको 1-2 दिन आपने छोड़ दिया तो भूल जाओगे आप। सभी विद्यालयों से रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ के कोई क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में भेज दीजिए, ताकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले सके। थैंक यू सर बताने के लिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर बताने जीआईसी के लिए। बाग वाला, मोस्ट वेलकम बेटा। माइक ऑन कीजिए, जीआईसी बाग वाला। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? तो काजल। ओके, क्वेश्चन बताइए। सर, जब आप सर साइंटिस्ट बनना चाहते थे, तब आपके अपोजिट भी से बहुत लोग होंगे, जैसे सर आपके पापा से आपको सर डॉक्टर बनाना चाहते थे सर, पर सर आप साइंटिस्ट बनना चाहते थे, तो सर आपके सामने से बहुत सारी परेशानियां आई होंगी सर, उसका सामना सर आपने कैसे किया सर, ताकि सर हम भी कर सकें? देखो, संघर्ष तो बहुत ज्यादा था, और जो सबसे बड़ा संघर्ष मैंने झेला है अपनी जिंदगी में वो शरीर से झेला है। बीटेक के बाद मैं पैरालाइज भी हो गया था, मेरी पूरी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई थी, कोई मूवमेंट नहीं था। तो वो भी एक संघर्ष था। जब हम पूरी जिंदगी ऐसे चलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कठिनाई तो जरूर आएंगी। तो पैरालाइज होने के बाद मेरा 2 साल ट्रीटमेंट भी चला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पहले जो सोचा हुआ था वही किया। और एक चीज बहुत जरूरी है कि आपका मनोबल कभी भी गिरना नहीं चाहिए। आपको रास्ते में मनोबल गिराने वाले बहुत मिलेंगे, वो बाहर के भी हो सकते हैं और घर के भी हो सकते हैं, लेकिन उनको गलत साबित करना है। जो उन्होंने सोचा था मेरे लिए वो उनके अकॉर्डिंग था, लेकिन जो मैंने सोचा था अपने लिए वो मेरे अकॉर्डिंग था। लेकिन बाद में मैंने अपने आप को सही साबित किया, और उनको भी पता चल गया कि हाँ ये तो सही था, उनको भी लगा कि हाँ ये तो सच में सही जगह पहुंच गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ये बन जाए, लेकिन हमें वो करना चाहिए जो हमें करना चाहिए, जो हमने सोचा है, क्योंकि सफलता हमेशा वही मिलती है जो आपने सोचा होता है। और एक चीज याद रखना कि जो सोचते हो वो होता है, वो हमेशा होगा। लेकिन जिसने सोचा ही नहीं है कुछ, वो भटकता रहेगा। तो शरीर के जो मैंने कष्ट झेले हैं उसको लेके भी मैं आगे चला हूं, और वो बंद नहीं हुए कभी भी, वो होते रहे। पैरालाइज हुआ, 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, फिर मैं ठीक हुआ, फिर मैंने दोबारा अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा एमटेक में एडमिशन भी हुआ, अच्छी जगह हुआ। फिर एमटेक होने के बाद मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो गया था, देहरादून में ही वो हुआ था एक्सीडेंट मेरा, प्रेम नगर में। ये राइट हैंड का ये पूरा टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था।
फिर उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की। तब मैं देहरादून में तुलाज इंस्टीट्यूट है, आपने सुना होगा, वहां पे पढ़ाता था मैं। तो उल्टे हाथ से पढ़ाया फिर मैंने, सीधे हाथ तब काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैंने तब भी हार नहीं मानी। सीधा हाथ उस टाइम पे डैमेज था, तो मैंने उल्टे हाथ से सीख लिया लिखना। वरना क्या करता, किस्मत को कोसता कि मेरे साथ तो ये हो गया है, मैं तो ये कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, चलो अब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। आपको हमेशा ऑप्शंस ढूंढना है, रुकना नहीं है, बस बिल्कुल नहीं रुकना। जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया था तो मुझे वहां सांप ने काट लिया था। तो ऐसी कठिनाई तो पूरी जिंदगी चलती रहेंगी। ये तो गेम है एक तरीके का, आप गेम में हारते भी हो जीतते भी हो, लेकिन हमेशा आप चलते रहते हो। ठीक है, ये याद रखना है। पीएचडी के टाइम पे मेरा माइंड चेंज हो गया था। टीचिंग से मैं दूसरी फील्ड में आ गया, फिर मैं इंडस्ट्री में चला गया, और इंडस्ट्री में भी मुझे जो पहली जॉब मिली वो यूरोप में मिली थी। मेरी पहली जो जॉब लगी थी वो यूरोप में लगी, लाटविया कंट्री में, लॉकडाउन में ही लगी थी। और जिस टाइम पे सबकी जॉब छूट रही थी उस टाइम पे मेरी जॉब लगी है। क्यों? मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने अपने पे काम किया, अपनी स्किल्स पे काम किया, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, नई नई चीजों को सीखा जो मुझे नहीं आती थी। तो लॉकडाउन में मैंने बहुत मेहनत की, जिसका मुझे फल भी मिला। फिर मेरी यूएस में भी जॉब लगी, वो जॉब आज भी चल रही है। एक जॉब यूएस में है, एक मैं यहाँ पे इंडिया में कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेंटोर भी हूँ। तो रुकना नहीं है बिल्कुल भी, चलते जाना है। कठिनाई तो चलती रहेंगी, उससे हार नहीं माननी बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंस हमेशा यहाँ रहना चाहिए। ठीक है सर, कुछ स्कूलों के आपको क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एक जीआईसी चंद्रापुरी का एक क्वेश्चन है, पीएचडी कितने साल का होता है और कैसे होता है? ठीक है, पीएचडी जो होती है आपकी, पहले तो उसकी फुल फॉर्म सुनो, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, पीएचडी का जो टाइम मिनिमम है वो 2.5 साल से 3 साल होता है मिनिमम। मैक्सिमम 5 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, वो किसी एक टॉपिक पे होता है। जो मेरी पीएचडी हुई है वो एंटीना पे हुई है। एंटीना आपको पता है सबको, कैसे? अपनी छत पे जाना घर की, वहां पे आपको एंटीना लगा हुआ दिखेगा, एक ऐसी ऐसी वहां पे वो लगी होंगी, या फिर डिश होगी राउंड शेप की डिश लगी होगी, तो वो एंटीना है। मेरा जो काम था वो एंटीना डिजाइन करना था। जो अब 5G टेक्नोलॉजी आई है उस पे काम किया है मैंने, उस टेक्नोलॉजी के लिए एंटीना डिजाइन किया है। तो पीएचडी हमेशा एक टॉपिक पे होती है। मान लो किसी ने एंटीना चुना है तो एंटीना पे करेगा, किसी ने ट्रांजिस्टर चुना है तो वो ट्रांजिस्टर पे करेगा। ठीक है, 5 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कोई कोई उसको 2.5 से 3 साल में भी कर लेते हैं। लेकिन सारी कंडीशन हमारे हाथ में नहीं होती। किसी ने 3 साल में की है तो ये नहीं समझना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको अच्छा गाइड मिल गया। ठीक है, उसका टाइम अच्छा था, उसके जो पेपर एक्सेप्ट हुए वो जल्दी हो गए। बहुत चीजें चलती हैं पीएचडी में, 5 साल तक लेकिन पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। सर, एक और स्कूल का क्वेश्चन है जीआईसी कमलेश्वर का, नासा या डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनने के लिए मैं मैथ्स लूं या बायोलॉजी? इसके लिए आपको मैथमेटिक्स लेनी है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको एमटेक करनी है। एमटेक करने के बाद भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो, बीटेक करने के बाद भी बन सकते हो, पीएचडी करने के बाद भी बन सकते हो। पर जितनी क्वालिफिकेशन आप ले लोगे तो आपका जो इंटरव्यू होगा रिटर्न निकालने के बाद, तो पैनल में जो बैठे होंगे क्वेश्चन करने के लिए, उन पे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपने पीएचडी भी की हुई है। ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स लेनी है। एक जीआईसी नत्थू वाला का क्वेश्चन है, सर क्लास 12th साइंस के बाद हमारे पास कैरियर के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? साइंस से आपने 12th की है तो साइंस में आपकी या तो मैथ से की है या बायोलॉजी से की है। मैथ से की है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हो, बीएससी और एमएससी के बाद भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बीटेक ही करो, आप बीएससी करके एमएससी कर सकते हो, तब भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपने बायोलॉजी ली है
तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, आप MBBS डॉक्टर बन सकते हो। फिर डॉक्टर के भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, कोई दिल का डॉक्टर बनता है, कोई दिमाग का बनता है, ठीक है। तो ये अलग अलग फील्ड चलती हैं। दिव्या जोशी का एक क्वेश्चन है, राइस में साइंटिस्ट बनने के लिए क्या कर सकते हैं? नारायण नगर का है क्वेश्चन। मैंने आपको वही बताया है कि साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके जो स्कूल में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी 10th में, 11th में और 12th में, ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 12th के बाद आपका जो एडमिशन होगा वो आपका एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। तो मैंने मैथ्स पे फोकस ज्यादा इसलिए किया है कि फिजिक्स आपकी दोनों केस में रहती है, चाहे आप बायोलॉजी लो या मैथमेटिक्स लो, फिजिक्स दोनों में रहती है और फिजिक्स में भी मैथ यूज होती है। तो एरिस में आप जाना है या टाटा फंडामेंटल में जाना है जो इंस्टीट्यूट है आपका रिसर्च का, या CSIR में जाना है, सबके लिए कॉमन चीज है कि आपको एक ग्रेजुएशन कोर्स करना है, या तो बीटेक करनी है या BSc MSc करनी है। उसके बाद इनका एक अलग से एग्जाम होगा। जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो एक अलग से एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के बाद, क्वालिफाई तब करोगे जब आपने ग्रेजुएशन में अच्छी स्टडी करी है, फंडामेंटल आपके क्लियर है, चाहे वो बीटेक की है या BSc MSc की है, वो क्लियर होना चाहिए। रिटर्न निकालने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में भी आपकी स्किल्स को चेक किया जाता है, ठीक है। आपकी जनरल नॉलेज भी देखी जाती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, पेशेंस देखे जाते हैं, ठीक है। आप किस तरह से थॉट्स रखते हो वो देखी जाती हैं। तो सारी चीजें ओवरऑल देखी जाती है, तब आप एक साइंटिस्ट बनते हो। तो सभी स्कूलों से अब रिक्वेस्ट है कि सबके क्वेश्चंस हम नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने बोला था कि चैट के माध्यम से आप क्वेश्चंस भेज दीजिए। अभी भी ये पोर्टल खुला रहेगा, चैट के माध्यम से आप क्वेश्चंस भेजते रहिए। सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको रिप्लाई कर दें, हम नेक्स्ट डे आपको भेज सकते हैं। मेल ID भी भेज देंगे आपको, उस मेल पे भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं और सर से कांटेक्ट में रह सकते हैं। कॉल नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। GIC कटगरिया का एक क्वेश्चन है, सर अभी बता रहे हैं। एस्ट्रोफिजिस्ट बनना है, ठीक है। उसके लिए वही है, आप साइंस फील्ड में जा सकते हो, फिजिक्स इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एस्ट्रोफिजिस्ट बनना है। अगर आपको पता है, आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा, जो एक्टर था, मतलब जो अब नहीं है, ठीक है। वो बीटेक पता कहां से कर रहे थे? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली, जहां से मेरी PhD हुई है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में वो बीटेक कर रहे थे, इंजीनियरिंग इन फिजिक्स, और उनका जो रुचि थी वो एस्ट्रोफिजिक्स में ही थी। बहुत अच्छी एस्ट्रोफिजिक्स थी उनकी एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए भी वही चीज है, जैसे DTU में एक कोर्स है आपका इंजीनियरिंग इन फिजिक्स, उसके थ्रू भी आप एस्ट्रोफिजिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स इसका मेन रोल है। आप BSc करो फिर MSc करो, तब भी आप एक एस्ट्रोफिजिस्ट बन सकते हो, या बीटेक करने के बाद भी बन सकते हो। स्कोप दोनों में है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर स्पेशली दिल्ली से आए थे आज आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो बिफोर यू गो सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग you with us today. It's an auspicious and very precious moment, and we just wanted to thank you. Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you all the schools, thank you all the teachers and all the principals for being there. We'll try to make the availability of the sir again, if possible, sir. Yes, possible. We'll try to share all the details of Dr. Akhilesh Verma on the screen coming next to you. The phone number, the contact number, the mail ID. You can approach him, contact him on the same. If the number of queries will be more, we'll try to call him once again. Thank you all the students. Thank you all of you for being there. Dhanyavad sabhi ko. Good afternoon, everyone.